अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा कल टॉपिक चल रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसमें हमने अभी एक एग्जांपल की थी तो टाइम ख़त्म हो गया था लेक्चर का। आज उससे आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं, फिर की पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस and coefficient of variation. For the following data set. अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे भी कोई 8-9 वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो वैल्यूज़ हैं जी हमारे पास 22, 17, 27, 15, 19, 25। ये हमारे पास कुछ 6 वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इन 6 वैल्यूज़ से क्या लेना है जी? स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना है, वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी। सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूँ कि कल का टॉपिक जो है, जो कल हमने एग्जांपल की है, वो एक दफ़ा रिकॉल हो जाए, हमें पता चल जाए कि हम कैलकुलेटर की मदद से किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? मोड का बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद नंबर 3 पे स्टैट लिखा हुआ आ रहा होगा, स्टैट का बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है जी। इसके बाद नंबर 1 पे 1 माइनस वेरिएबल लिखा हुआ आ रहा होगा। ओके जी, हम इसको प्रेस कर देंगे। फिर इसके बाद आपके पास x का कॉलम ओपन हो जाएगा। अब इस x के कॉलम में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वैल्यू जी 22, 17, 27, 15, 19 और 25। ओके, जैसे ही आपने ये डाटा एंटर किया, इसके बाद आपने क्या करना है जी? AC का बटन प्रेस कर देना। कैलकुलेटर पे AC का बटन है ना जी, ऑरेंज कलर का। ठीक है, आपने वो बटन प्रेस कर दिया, डाटा तो डिसअपीयर हो जाएगा लेकिन ये सेव हो चुका है। अब इसके बाद आपने क्या करना है? शिफ्ट के बाद 1 का बटन प्रेस करना है और 1 के बाद नंबर 4 पे वेरिएबल आ रहा है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे लिखा हुआ मिलेगा आपको x सिग्मा n। ओके जी, और ये आपके पास होता है कैपिटल S और इसका आंसर क्या है? 4.225 और नेक्स्ट क्या है? 258। 258, 26 भी लिख सकते हैं। ओके है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है जी? ये तो आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे। 4.258 इसका स्क्वायर कर लिया तो बेटे आपके पास क्या आ गया? वेरिएंस आ गया 18.139। ओके जी, ये आ गया वेरिएंस। अब ये दो काम तो हो गए, लेकिन बात चल रही है अभी भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ऊपर। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास क्या होता है जी? स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब देखिएगा इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू तो मौजूद है लेकिन मीन की वैल्यू तो है ही नहीं। तो पहले क्या करेंगे जी? मीन फाइंड आउट कर लेंगे। अभी डाटा आपके कैलकुलेटर में सेव है, आपको वापस डाटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ रिजल्ट लेने हैं और रिजल्ट लेने के लिए आपको ये जो है ना पैटर्न यूज़ करना पड़ता है। और आप क्या करेंगे? शिफ्ट के बाद 1 प्रेस करेंगे।
और 1 के बाद वेरिएबल पे आ जाएंगे नंबर 4 पे, और फिर उसके बाद नंबर 2 पे x बार है, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, आंसर आ जाएगा 20.833। ये आपके पास मीन आ गया। अब आपके पास दोनों वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी, मीन भी है, x बार भी है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। जैसे ही आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं, आप इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। तो ये क्या है जी, 4.258 डिवाइडेड बाय 20.833 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 20.43%। 20.43%। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत से स्टूडेंट कैलकुलेशन खुद से करके देख रहे हैं। आप सबको ऐसे करना चाहिए बेटे। मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था टाइपिंग का मोबाइल से, मैंने बताया था ना कि हमने जब टाइपिंग स्टार्ट की थी, टेक्स्ट टाइप करना, तो हम लोग देखते थे कि ए कहाँ पे लिखा हुआ है, बी कहाँ पे है, ढूंढ ढूंढ के लिखते होते थे। अगर हमने यस लिखना होता था तो वाई वाला बटन ढूंढते थे, ई वाला, फिर एस वाला, ठीक है जी, टाइपिंग करते हुए मोबाइल के ऊपर। और अब हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हम सेलफोन पकड़ते हैं और ये थंब को सारा कुछ पता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पे पड़ा हुआ है। आपने बस माइंड में सोचना है कि मैंने क्या रिप्लाई देना है, और आप जो है वो फ़ौरन वो बटन सारे प्रेस कर लेते हैं। ये क्या है, ये प्रैक्टिस है। अगर आप कैलकुलेटर को भी यूज़ करना सीखेंगे ना जी, इसी तरह से कि आपको कोई भी कैलकुलेशन कहिए, आप फ़ौरन कैलकुलेटर लें और वो सारी कैलकुलेशन करें, तो आपकी कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। आपको पता है ना कि गेम टाइम की भी है, MCQs 50 हैं और टाइम भी 120 मिनट है, ठीक है जी। तो आपके पास टाइम को भी साथ साथ लेके चलना, ये नहीं है कि ओपन टाइम और आप लगे रहें तो आपने 50 MCQ जब मर्जी करके तो उठ जाना है, ऐसा कोई नहीं है। जैसे 2 आवर्स कंप्लीट होंगे, पेपर खुद ब खुद ही जो है वो सबमिट हो जाएगा। अगर आपने फाइनल सबमिशन नहीं भी ना की, अगर 2 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं, वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। आपने अभी 40 MCQs किए हों, 42 किए हों, 44 किए हों, अगर 2 आवर्स कंप्लीट हो गए, पेपर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपने टाइम का भी साथ साथ ख्याल रखना है। इसीलिए हम लोग ये चीज़ें सीख रहे हैं कि ये कैलकुलेटर पे, वैसे लिखने में ये बड़ी लगता है कि पता नहीं, ये पहले ये फिर ये फिर ये। जिन बच्चों की प्रैक्टिस होगी उन्हें पता चल गया कि ये 1 मिनट का काम है टोटल, ये वाला, ये सारी कोडिंग करना, ठीक है जी। करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ जाते हैं और आपके लिए ये आसानी होती है। और अगर आप फार्मूला यूज़ करें तो आपको 2-3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, और उन कॉलम्स के साथ आपको फिर फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी, फिर फार्मूले के बाद कैलकुलेटर दोबारा से यूज़ करना पड़ेगा, और वो काम जो है वो 3 से 4 मिनट का हो जाएगा, ठीक है जी, कम से कम भी। लेकिन अगर कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो ये 1 से 2 मिनट में इंशाल्लाह हो जाया करेगा। अच्छा जी, अभी हमने बात की है अनग्रुप डाटा के साथ, ठीक है जी। पहले की पॉइंट कर लें या पहले ग्रुप डाटा? मैं कहता हूँ पहले ग्रुप डाटा कर लें, ताकि ये टॉपिक जो है ना वो पता चल जाए कि इस तरह से है जी। इसमें ये अनग्रुप डाटा के साथ इस तरह से क्वेश्चन करना, और ग्रुप डाटा के साथ भी आपको पता होगा। फिर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के की पॉइंट्स की तरफ आऊँगा। लेकिन जी एक एग्जाम्पल लेते हैं ग्रुप डाटा के साथ। कंप्यूट standard deviation, variance and coefficient of variation for the following frequency distribution। अब यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेने लगा हूँ। क्लास इंटरवल या क्लास लिमिट्स कह लें आप, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है जी, 1 to 20, 21 to 40, 41 to 60, 61 to 80, 81 to 100।
और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। फ्रीक्वेंसी क्या है जी? 10, 13, 19, 14 और 6। ये बेटे आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और आपने इसमें से क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है जी? स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा बेटे, सबसे पहला काम जो यहाँ पे हम लोग करेंगे वो क्या है जी? वो हमने मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम लोग मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी हम लोग डाटे को जो है वो कैलकुलेटर में भी पुट कर सकेंगे या हम लोग फार्मूला लगा के तो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर सकेंगे। लेकिन पहला काम जो है वो क्या है जी? कि हमें यहाँ पे मिड वैल्यू का, मिड पॉइंट्स का कॉलम बनाना है। तो एक्स का कॉलम बनाना है जी। किस तरह से बनेगा देखिएगा। 1 + 20, 21, 21 डिवाइडेड बाई 2, 10.5। इसी तरह से 21 + 40, 61, 61 डिवाइडेड बाई 2, 31.5, 30.5 सॉरी। फिर आगे जी 50.5, 70.5 और 90.5। ये बेटे आपने x का कॉलम बना लिया। ओके, अब देखें कि हमें आगे अगर हम लोग फार्मूला यूज़ करते तो हमें इससे आगे भी 2 कॉलम और बनाने पड़ते। तो वो काम हमारा किसने बचा लिया? कैलकुलेटर ने। अगर हम लोग कैलकुलेटर से स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें इससे आगे कोई भी और कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ तक ही काम करना था। ओके जी, अब ज़रा देखिएगा कैसे। बाय कैलकुलेटर अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आ रही है। अगर फ्रीक्वेंसी का कॉलम इन्वॉल्व है तो फ्रीक्वेंसी ऑन करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी ऑन करने के लिए शिफ्ट और शिफ्ट के बाद मोड का बटन प्रेस करें। शिफ्ट के बाद मोड का बटन, और मोड के बाद बेटे आपके पास ना कैलकुलेटर में एक गोल बटन है जिसके ऊपर 4 एरोज है, राइट, लेफ्ट, अपर और डाउन एरो। ठीक है जी, तो जो डाउन एरो है ना आपने वो प्रेस करना है। डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप नंबर 4 पे लिखा हुआ देखेंगे, स्टैट शो हो रहा होगा। ठीक है जी, आपने वो स्टैट का बटन प्रेस करना है। तो उसके बाद आज नंबर 1 पे आ रहा होगा फ्रीक्वेंसी ऑन, तो आप नंबर 1 प्रेस कर देंगे तो वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी। यहाँ तक ये जो काम था ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर के ऊपर फ्रीक्वेंसी के कॉलम को डिस्प्ले करवाना था। ठीक है जी, अब हमने डाटा फीड करना है। डाटा फीड करने के लिए वही काम है जो यहाँ पे किया हुआ है। मोड का बटन प्रेस करें और मोड के बाद स्टैट का बटन प्रेस करें और स्टैट के बाद 1 - वेरिएबल पे चले जाएं और इसके बाद आपके पास x और f का कॉलम डिस्प्ले होगा। पहले किसका कॉलम सिर्फ डिस्प्ले होता था? x का। लेकिन अब बेटे कैलकुलेटर के ऊपर आपके पास x का कॉलम भी डिस्प्ले होगा और f का कॉलम भी डिस्प्ले होगा। जिन बच्चों ने ये काम कर लिया है ज़रा हैंड रेज कीजिएगा, मुझे पता चले। ऑलमोस्ट सबके पास ही कैलकुलेटर है। ओके जी, कोई ऐसा भी स्टूडेंट अभी तक है जिसने कैलकुलेटर परचेज नहीं किया? हाँ जी, हाँ ठीक है। लेकिन ये पता क्या है, ये बेटे जो कोड मैं आपको बताता हूँ ना, ये कोई 4-5 कोड्स हैं कैलकुलेटर्स के जो कि आई कैप कैलकुलेटर अलाउ करता है। तो उन्होंने वो कोड्स भी दिए हुए हैं कि ये वाले जो है ना वो कोड्स के कैलकुलेटर आप परचेज करेंगे तो आप एग्जामिनेशन हॉल में उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए हम लोग आपको लिखवा देते हैं। और इसकी एक और रीज़न भी है कि जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अब जिस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग मैं कोडिंग सारी बता रहा हूँ, अगर आपके पास भी वही होगा तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। क्योंकि कैलकुलेटर का अगर मॉडल चेंज होगा ना तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, ज़रूरी नहीं क्या है लेकिन आ भी सकता है। तो इसलिए अगर मैं ये आपको ये सारे बटन बता रहा हूँ तो हो सकता है ये नंबर 3 के ऊपर स्टैट ना हो किसी कैलकुलेटर पे, नंबर 5 पे हो सकता है कि ये नंबर 1 - वेरिएबल नंबर 1 पे ना हो, नंबर 3 पे हो। तो मैं जैसे जैसे फिर आपको बताता जा रहा हूँ, फिर आपको थोड़ा सा आप लोग
कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर सेम मॉडल का कैलकुलेटर सबके पास होगा तो हम लोग इजीली करते चले जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो x के कॉलम में x की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे क्या है जी 10.5, फिर है जी 30.5, फिर है 50.5, 70.5 और 90.5, राइट। अब इसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पुट करनी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं जी, मैं आपको बताता हूँ। वो यहाँ पे ना, यहाँ पे कर्सर आया ना अब नीचे, तो कर्सर को राइट साइड पे करते हैं, कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू कर देता है, वो यहीं से फ्रीक्वेंसी एंटर कर देते हैं। यहाँ से फ्रीक्वेंसी एंटर करते हैं तो ये वैल्यूज़ के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो आंसर आपके पास गलत आते हैं। जैसे ही कर्सर यहाँ पे आया, आपने अपर एरो को प्रेस करते चले जाना है और ये कर्सर को आपने फर्स्ट वैल्यू के सामने ले आना। अब ये यहाँ पे ब्लिंक करना चाहिए, ठीक है जी, ओके जी। अब यहाँ पे आप पहुंचे तो यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है 10, उसके बाद 13, फिर 6, ये आपने डाटा एंटर कर दिया। अब आपने क्या करना है जी, एसी का बटन प्रेस कर देना है। अब आपको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ता है, शिफ्ट और 1 का बटन प्रेस करना पड़ता है, ठीक है जी। आप लोग शिफ्ट और 1 का बटन प्रेस करें, पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करें और शिफ्ट के बाद 1 का बटन प्रेस करें, तो आपके पास नंबर 4 पे VAR लिखा हुआ आ रहा होगा, आ रहा है जी। अब आप यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास नंबर 3 पे x सिग्मा n आ रहा है, विच इज इक्वल टू कैपिटल S, एंड कैपिटल S की वैल्यू क्या आई 24.124, ओके जी। 125 कर लें, चलें ये लें। पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट पे जाके अगर वेरिएशन आ रही तो वो कोई वेरिएशन नहीं होती, सेकंड डिजिट पे भी हो तो पॉइंट के बाद तो तब भी चल जाता है। फर्स्ट डिजिट सेम होना चाहिए, फिर ज़्यादा एक्यूरेसी आती है, ओके जी। अब यहाँ पे देखिएगा ये 24.125 ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका स्क्वायर लेंगे तो वेरिएंस हो जाएगा। क्या है बच्चे 581.997, ये तकल्लुफ़ ही किया है, 582 भी लिखा जा सकता है, ठीक है जी। ये 581.997 बताना, तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग विच इज़ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 582, अब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस आ गया, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने अभी भी फाइंड आउट करना है जी। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए इधर आ जाएं, वो ना हो दुनिया ही बदल जाए आप लोगों की। अच्छा जी, कहाँ पे है वाइट, ओ अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए यहाँ पे आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, फिर यहाँ पे मीन नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे जी, शिफ्ट के बाद 1 का बटन प्रेस करेंगे। देखिए अल्ट्रा प्रो मैक्स आ गए स्टूडेंट, अब वो खुद ही करते चले जा रहे हैं, ठीक है जी। शिफ्ट के बाद 1 और 1 के बाद नंबर 4 पे वेरिएबल, और फिर नंबर 2 पे x बार, और ये आ गया 48.242, ये मीन आ गया जी। अब आपने क्या करना है जी, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 24.125, और इसके बाद मीन है आपके पास 48.242 मल्टीप्लाई बाय 100, 50%, ओके जी। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी ग्रुप डाटा की, जिसमें वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर रहा है। ये तो था एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, ठीक है जी। यहाँ पे बेटे आपको क्लास लिमिट्स भी दे सकता है और क्लास बाउंड्रीज भी दे सकता है, ठीक है।
दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने सिर्फ एक कॉलम जो है ना वो जनरेट करना है, और वो कॉलम कौन सा है जी, एक्स का। जैसे एक्स का कॉलम बना लेंगे आपके पास एक कॉलम एक्स का हो जाएगा और एक एफ़ का, कैलकुलेटर पे पुट करेंगे। ये पूरा मेथड मैंने आपको बता दिया है, आपने इसी को फॉलो करना है, तो आपके पास तीनों रिजल्ट आ जाएंगे। पेपर में आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पूछ लेता होता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही इनमें से पूछेगा। मैक्सिमम भी अगर वो पूछेगा ना किसी एक एमसीक्यू में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पूछता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अलग ही पूछता है। ठीक है जी, 49.9, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन ये बड़ा क्लोज है 50 के, तो हम लोग अगर आप प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर रहे हो, फिर पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक, और अगर प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अलावा आप कोई सा भी और चैप्टर कर रहे हो, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इनफ है। ठीक है जी, वो माइनर सी वेरिएशन आती है, वो भी पॉइंट के दूसरे तीसरे डिजिट पे जाके उसकी उस वेरिएशन को काउंट नहीं करते। बस इतना अगर आपका ठीक हो गया ना कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ठीक है और पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक वैल्यू ठीक है, तो ओके है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आते हैं जी एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करता है, और उसमें से भी ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। आवाज नहीं आए भाई, ये मैं इस पे टाइम थोड़ा ज़्यादा इसलिए लगा रहा हूँ, बात सुने कि बच्चे, अगर हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन सेलेक्ट होने के स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में से। ना तो रेंज का भी बहुत रेयर क्वेश्चन सेलेक्ट होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इनके कोफिशिएंट्स भी, इनसे क्वेश्चन बहुत रेयर सेलेक्ट होता है। लेकिन आप लोगों में से कोई भी एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं होगा जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का क्वेश्चन पेपर में ना आए। यानी कि जिस वीक में आपके पेपर होते हैं ना, आपने खुद से डेट सेलेक्ट करनी होती है, तो एक दिन में 2-2, 3-3 ग्रुप्स के पेपर हो रहे होते हैं, एक का 10 से 12 हो रहा होता है, एक 12 से 2 भी हो रहा होता है। तो आप सबके डिफरेंट ग्रुप्स बनेंगे, डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर आप लोग, कोई जो है ना, अगर मैं ये कहता हूँ कि 14 से पेपर स्टार्ट हुए, तो कुछ स्टूडेंट ने 14 को ही क्यूएम का पेपर रखा होगा, क्योंकि आपने खुद से सिलेक्ट करना होता है कि किस दिन मैंने कौन सा पेपर देना है। ये आपके पास चॉइस होती है। अगर आप 14 को क्यूएम का पेपर देना चाहते हैं, क्यूएम का पेपर दे दें। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि क्यूएम तो मेरी रेडी है, मैं किसी और पेपर को ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ, तो वो मैं फर्स्ट पे कर लूँ ताकि उसको दिन ज़्यादा मिल जाए तैयारी के लिए। ठीक है, तो वो जैसे वो I2A का पेपर 14 को रख ले, तो इस तरह से पूरे हफ्ते में ही पेपर हो रहा होता है। 14 को भी क्यूएम का पेपर चल रहा है 2 ग्रुप में, 15 को भी चल रहा है, 16 को भी चल रहा है, 17 को भी, 18 को भी, 19 को भी। 6 डेज़ के अंदर ये पेपर आप सारे दे रहे हैं, यानी कि 10 to 12 ग्रुप्स होते हैं। अब इन सारे के सारे ग्रुप्स में एक भी ग्रुप ऐसा नहीं होगा जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का क्वेश्चन ना पूछें। समझ आ रही बात की? इतने ज़्यादा चांसेस हैं कि इस टॉपिक में से वो एमसीक्यू सिलेक्ट करेगा। अब आते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास है जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेटमेंट मैंने वैसे ही लिखी रहने दी। और इस तरह से है जी, देखिएगा ये आपके पास एक एक्स का कॉलम और ये एफ का कॉलम, 0, 1, 2, 3, 4, 5, फ्रीक्वेंसी आ गई 7, 13, 24, 29 और 3। बेटे ये आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, और अब आपने इनमें से ये तीनों रिजल्ट फाइंड आउट करने। ये और ज़्यादा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपको एक्स का कॉलम भी फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, आपके पास ये 2 कॉलम आ जाएंगे, एक एक्स का और एक एफ का, राइट। आपने सिर्फ यही 2 कॉलम जो है ना वो कैलकुलेटर में इस तरह से एंटर कर देने। पहले फ्रीक्वेंसी ऑन करनी है, फिर इस तरह से मोड, फिर स्टैट और 1 माइनस वेरिएबल के बाद आपके पास आ जाएंगे एक्स और एफ का। एक्स में एक्स की वैल्यूज पुट कर दें 0, 1, 2, 3, 4, 5, और एफ में एफ फ्रीक्वेंसी पुट कर दें, एसी का बटन प्रेस करें। ये सारे रिजल्ट इसी तरह से आपने ले लेने हैं। ठीक है जी, कर लेंगे, मुश्किल तो नहीं है, पक्की बात है।
आप इसको प्रैक्टिस के लिए रख लें, खुद से कर लीजिएगा। मैं अब आता हूँ की पॉइंट्स की तरफ। बेटे इसके की पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं दोनों के ना की पॉइंट्स एक साथ ही डील करता हूँ, वेरिएंस के भी और स्टैंडर्ड डेविएशन के भी। Standard deviation and variance both are not affected by the change of origin. दे भी लिख सकते हैं, बोथ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। चलें, both are not affected by the change of origin but affected by the चेंज ऑफ स्केल। बेटे ये ओरिजिन के चेंज होने से तो इफेक्ट नहीं होता, ना ही वेरिएंस और ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको याद है ना, अरिथमेटिक मीन में हमने यही की पॉइंट पढ़ा था, लेकिन ये बात की थी कि अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अरिथमेटिक चेंज ऑफ ओरिजिन से भी इफेक्ट होता था और चेंज ऑफ स्केल से भी, लेकिन जैसे ये वेरिएंस के अंदर बात कर रहे हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो ये दोनों जो है वो ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होते, ये स्केल से इफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल अभी करते हैं, एग्जाम्पल के साथ ये बात हम लोग सीख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता बल्कि स्केल से इफेक्ट होता है। ओके जी, अब देखिएगा यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पॉइंट तो हमने यही याद रखना है कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बोथ आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल। वो आपको एमसीक्यू में कोई एक बात कर देगा कि वेरिएंस इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ, ए ऑप्शन होगी ओरिजिन, बी ऑप्शन स्केल, सी ऑप्शन ओरिजिन एंड स्केल, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो आप कहेंगे जी कि वेरिएंस जो है वो चेंज ऑफ स्केल से इफेक्ट होता है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो एग्जाम्पल क्या है जी, ये एक्स वैल्यूज़ है मेरे पास, तो मैं लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10। ये एक डाटा ले लिया। अब हम इसका वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज़ पुट कीजिएगा और इसका मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस बताइएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक्स कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये आ गया जी 2.828, 282 है या 828 है, 2.828 यही है। ये बेटे आपके पास क्या आ गया जी, इस एक्स कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ओके, अब इसका स्क्वायर लेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा, वेरिएंस आ गया 8। ये हमने इस डाटे से स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर लिया और वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया। जी बेटे क्या बात है, आप लग रहा है आपको समझ नहीं आ रही। सेकंड वन, हाँ जी, ऐसे आप परेशान लग रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 2.828 और इसका स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 8 आ गया, राइट। अच्छा जी भाई इधर देखें ज़रा, अब हम लोग चेंज ऑफ ओरिजिन पे आ जाते हैं। तो क्या करें जी, कोई भी एक वैल्यू इसमें ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, इन सारी वैल्यूज़ में कोई सी भी जो भी आप कहें। 2 कर लें जी, यहाँ पे देखें जी आपने 2 कहा तो x+2 कर लें। ये आपके पास एक नया कॉलम आ गया y का। आपने हर एक वैल्यू में क्या कर लिया जी, 2 ऐड कर लिया। मैंने कहा है ना, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन। वेरिएंस के लिए बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी यही है। ओके जी, अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा 2+2, 4+2, 6+2, 8, 10 और 12। डाटा चेंज हो गया,
लेकिन आप इस नए डाटे का कैलकुलेटर की मदद से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि दोनों का आंसर क्या है जी, सेम है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन y भी आपके पास 2.828 है और वेरिएंस ऑफ y भी आपके पास क्या है, 8 है। तो देखिए दोनों के आंसर में कोई भी फर्क नहीं आया। हालांकि हमने क्या किया है, हर एक वैल्यू के अंदर 2 को ऐड कर दिया है, लेकिन ऊपर मैंने की पॉइंट लिखवाया हुआ है कि बोथ आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन। तो ये भी तो चीज़ हमने प्रूफ करनी है ना जी, कि ये दोनों चेंज ऑफ ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होते। अब ये किससे इफेक्ट होंगे, चेंज ऑफ स्केल से। ठीक है जी। अब देखिएगा हम लोग एक नया यहाँ पे कॉलम लेते हैं x का, तो x तो यही रह गया हमारे पास, लेकिन चूंकि y चेंज करना है तो इसलिए मैंने अलग से लिख लिया। तो ये आपके पास आ गया जी 2 4 6 8 10, राइट। अब इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है वो तो यही रहेगा, ओरिजिनल डाटे का यही है जी। लेकिन अब मैं क्या करने लगा हूँ, चेंज ऑफ स्केल। यहाँ तो आप लोग डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बेटे ये मेरे पास एक y का कॉलम आ गया, y = 3x। क्लियर है जी। अब ये आंसर चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बताया है कि बोथ आर अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल। अच्छा जी, 3 2 = 6, 4 3 = 6 3 = 18, 8 3 = 24 और 10 3 = 30। अब देखिएगा ये जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आया है 8.48 और इसका जब आप स्केयर करेंगे तो वेरिएंस हो जाएगा, तो ये 72। अब देखिए बेटे जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x था वो तो वही था 2.828 और इसका जो वेरिएंस था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस ऑफ x तो ये था 8। अब ये देखें ये दोनों के आंसर जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि दे आर अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल, राइट। अब ये कितना इफेक्ट करते हैं, कल मैं प्रॉपर्टीज करवाऊंगा तो उसमें मैं ये वाली बात भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से ये इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। अभी तक आपने यही बात याद रखनी है कि ये दोनों जो हैं वो ओरिजिन से इफेक्ट नहीं करते, बल्कि किससे करते हैं जी, स्केल से करते हैं। ओके जी। अब आते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ। They are 0 if all the observations are सेम। अगर डाटे में तमाम की तमाम वैल्यूज सेम आ जाएं, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएं, तो बेटे उसका वेरिएंस भी ज़ीरो होता है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़ीरो होता है। ओके जी। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि मैं लिख लूँ वैल्यूज़ 3 3 3 3 और 3। ये आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू है, सारी की सारी वैल्यूज़ 3 ही हैं। बेटे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तब एग्जिस्ट करता है जब आपके पास वैल्यूज़ के दरमियान वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही हो। तो यहाँ पे तो वेरिएशन कोई है ही नहीं, सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं जी, सेम है, और इसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बल्कि ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है जी। आप कैलकुलेटर की मदद से चेक कर लें कि यह इसका रिजल्ट जो है वो आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है जी। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़ीरो होगा, कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज़ पुट करके देख लें, और इसका जो वेरिएंस है वो भी ज़ीरो है। क्लियर है जी। आपने याद रखना है कि अगर सारी की सारी ऑब्जर्वेशन सेम आ जाएं तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़ीरो होता है और उसका वेरिएंस भी ज़ीरो होता है। याद रहेगी बात। अच्छा जी, इससे आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट की पॉइंट हमारे पास क्या है जी, अब हम लोग अभी तक तो यही देखते आ रहे हैं कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो उसका वेरिएंस 4 होगा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो उसका वेरिएंस 9 होगा, क्योंकि वेरिएंस में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो हमें इन जनरल तो यही बात पता है ना जी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू स्मॉलर होती है और वेरिएंस की वैल्यू ग्रेटर होती है, ऐसे ही है ना जी। ये देखते जाएं, ये आपके सामने मैं एग्जांपल लिख रहा हूं कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है तो इसका वेरिएंस क्या है, 16 है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 9 है तो इसका वेरिएंस क्या होगा, 81। तो ये देखें ना, स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉलर आता है और वेरिएंस ग्रेटर आता है। अभी तक तो यही देखा है, लेकिन बेटे ऐसा केस भी मौजूद है, ऐसी रेंज भी मौजूद है कि जिस रेंज में अगर वेरिएंस लाई करे तो वेरिएंस स्मॉलर हो जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन लार्जर हो जाता है। कब वेरिएंस इज स्मॉलर देन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये लिख लें जी जरा, वेरिएंस इज smaller than standard deviation if it lies between 0 to 1। अगर बेटे ये 0 से 1 के दरमियान लाई करे वेरिएंस का आंसर अगर 0 से 1 के दरमियान आए तो वेरिएंस स्मॉलर हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन लार्जर हो जाता है। सर जी कैसे, जरा बताएं। अभी मैं आपको बताता हूं, देखिएगा जी, अगर आपके पास वेरिएंस है, मैं यहां पे लेट कर ली वैल्यू के वेरिएंस है 0.49, क्या है जी 0.49, ये 0 और 1 के दरमियान है ना जी। ओके, अब इसका जरा स्क्वायर करें, ओ सॉरी स्क्वायर रूट करें 0.7, तो अब तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ग्रेटर हो गई। वेरिएंस की वैल्यू क्या है 0.4, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है 0.7। समझ आ रही बात की। अब क्या हुआ, अगर आपके वेरिएंस का आंसर, वापस सुन लें जी, अगर आपके वेरिएंस का आंसर 0 से 1 के दरमियान आता है, 0 भी नहीं आना चाहिए 1 भी नहीं आना चाहिए, इसके दरमियान 0 से ग्रेटर हो 1 से स्मॉलर हो, अगर आपका वेरिएंस इस रेंज के अंदर आता है तो वेरिएंस स्मॉलर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन लार्जर होगा। क्लियर है जी। ये आपके सामने एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा, जैसे कि हमारे पास जो वेरिएंस है वो है जी 0.81, अब इसका स्क्वायर रूट लें 0.9 हो जाएगा। ये हमने वेरिएंस की वैल्यू लेट की तो वेरिएंस हमने ले लिया 0.81, ये 0 और 1 के दरमियान ही है। ओके, अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 0.9, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होती जा रही है, ग्रेटर होती चली जा रही है। ठीक है जी, और वेरिएंस की वैल्यू स्मॉलर है। क्लियर है जी, पॉइंट क्लियर हो गया, भूलेगा तो नहीं। एक पॉइंट और इसमें ऐड करें, 3 पॉइंट तो आपकी पॉइंट आपकी बुक में लिखे हुए हैं, 4th वाला नीचे ऐड कर लें। Variance and standard deviation can never be negative। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, वेरिएंस भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है जी, इनका मिनिमम आंसर कितना आ सकता है 0 से नीचे ये कभी भी नहीं होंगे। सर जी अगर नेगेटिव वैल्यूज हों तो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैलकुलेट करें तो क्या वो भी पॉजिटिव आएगा, हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में से आप खुद ही कैलकुलेट करके देख लें तो आपके सामने वो रिजल्ट आ जाएगा कि बेटे अगर वैल्यूज नेगेटिव भी हों तब भी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का जो आंसर है वो पॉजिटिव ही आएगा। हम लोग रैंडम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं इस की पॉइंट के लिए, तो देखिएगा -3, -7,
-18 -12, ये 4 वैल्यूज ले ली, सारी की सारी माइनस में है। कैलकुलेटर पे पुट करके देख लें, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आता है? 5.612 और इसका स्क्वायर कर लें 31.5। ठीक है जी। अब देखिए डाटा तो सारा का सारा नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यूज पे है, लेकिन फिर भी इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी पॉजिटिव है, इसका जो वेरिएंस है वो भी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? सुने सुने सुने, क्योंकि आपने डेफिनेशन कल देखी थी, द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। जब डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा तो आंसर नेगेटिव आने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। समझ आ रही बात की? तो आपने ये वाला की पॉइंट भी याद रखना है। अभी आपके ये 4 की पॉइंट्स हो गए बेटे, इसके साथ साथ आपने वेरिएंस के अनग्रुप डाटा के क्वेश्चंस भी देख लिए, वेरिएंस के ग्रुप डाटा के क्वेश्चन भी देख लिए। हमारे पास अभी कुछ टाइम बाकी है तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ की तरफ भी आ जाते हैं जी। हाँ आ जाए, फिर भी आप उसको सॉल्व करके देख ले, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। हाँ जी आ सकता है, जब सारी की सारी वैल्यू सेम हो। ठीक है जी बेटे, द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, मैंने वो आपको डेफिनेशन लिखवाई थी ना, इसमें क्या होता है? समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। जब वो डेविएशन लेते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, जब स्क्वायर हो जाए तो वैल्यू नेगेटिव भी हो तो वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। अच्छा बेटे, इस प्रॉपर्टी के अंदर ना हम लोग यही चीज, यही वाला सिर्फ एक की पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ ये वाला कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बोथ आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल। सिर्फ एक ये की पॉइंट, ठीक है। और एक ये कह लें साथ कि जिसमें कांस्टेंट वैल्यू आती है तो कांस्टेंट वैल्यू का जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है जी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां पे देखिएगा वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट, ये सी लिख लें या ए लिख लें। ठीक है, मैंने बुक में शायद ए लिखा होगा, साथ में लिख दिया होगा वेयर ए इज अ कांस्टेंट, मैंने वहां पे ये चीज बता दी है। ये सी भी यहाँ पे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कांस्टेंट वैल्यूज का वेरिएंस लिया जाएगा तो बेटे वो आपके पास क्या आता है? 0। एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है जी। अब देखिएगा इसके बाद, ये तो फर्स्ट हो गया, ये एक वैल्यू का वेरिएंस तो एग्जिस्ट नहीं करता, 2 वैल्यूज होंगी एटलीस्ट तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस एग्जिस्ट करेगा। कब? जब उन दोनों के दरमियान वेरिएशन होगी, यानी कि एक वैल्यू अगर 1 है और एक वैल्यू 2 है तो ओके, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आएगा, इसका वेरिएंस भी आएगा। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब जरा देखिएगा सेकंड जो हमारे पास है, इसमें मैं चेंज ऑफ ओरिजिन की बात करता हूं। तो वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस माइनस ए, यानी कि चाहे प्लस के साथ कर लें चाहे माइनस के साथ कर लें तो होता ये क्या है? चेंज ऑफ ओरिजिन ही होता है। अब देखें चेंज ऑफ ओरिजिन में भी आपको मैंने क्या बात बताई थी? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों जो हैं वो ये इफेक्ट नहीं होते। अब देखिएगा इसको जब ओपन करेंगे ना जी, तो ये किस तरह से होगा? वेरिएंस दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, वेरिएंस एक्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, वेरिएंस ए के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। ये देखें ये आपके पास आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ ए। अब फॉरन क्वेश्चन रेज होगा, सर जी माइनस वाला केस होगा तो तब यहाँ पे माइनस आएगा? ना ना, जब ओपन होंगे तो तब यहाँ पे प्लस ही आएगा। वो आपने स्केयर का फार्मूला देखा है
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे जो कोवेरियंस वाली टर्म होती है ना वो वैनिश हो जाती हैं, इसलिए चाहे सेंटर में माइनस आए चाहे प्लस आए, जब आप इसके ऊपर वेरियंस अप्लाई करेंगे तो उस दरमियान में क्या आएगा जी, प्लस ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ये क्या है, वेरियंस ऑफ ए कह लें कांस्टेंट, ये यहाँ पे सी लिख लें चलें, ताकि आप लोग ऊपर मैंने सी के साथ बताया, चलें यहाँ पे भी सी के साथ बता देते। तो वेरियंस ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, तो वापस ओरिजिनल आंसर आ गया वेरियंस ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है इसको ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता। ये देखें ना, ये x है ना, तो ये वेरियंस ऑफ x है, क्या आ गया 8। तो जब हमने इसमें ये स्केल ओरिजिन चेंज किया, तो ओरिजिन चेंज किया तो फिर भी आपके पास आंसर क्या आया, 8 ही आया। तो ओरिजिनल आंसर ही आपके पास वापस आ जाता है, ओरिजिन चेंज ऑफ ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता। ओके जी, अब जरा देखते हैं जी चेंज ऑफ स्केल करके कि चेंज ऑफ स्केल से ये किस तरह से इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे बताता हूँ जी, देखिएगा एक एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, चलें आपको ये पॉइंट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इफ़ ये इस तरह से इसका क्वेश्चन पूछेगा जो मैं लिखने लगा हूँ ना जी, इस तरह से, और आपकी बुक में भी मैंने इस तरह की एक एग्जांपल ऐड की हुई है, वो है जी एग्जांपल नंबर 26। एग्जांपल नंबर 26, इफ वेरियंस ऑफ एक्स, इधर देखिएगा बेटे व्हाइट बोर्ड की तरफ, इफ वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 देन फाइंड वेरियंस ऑफ x प्लस 5। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, देखें जी हमें क्वेश्चन में वेरियंस ऑफ x की वैल्यू दे दी गई है। इफ वेरियंस ऑफ x इज इक्वल टू 10, आपने फाइंड क्या करना है, वेरियंस ऑफ x प्लस 5। ये x प्लस 5 का मतलब क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन, कि हर एक वैल्यू में आप क्या कर रहे हैं, 5 ऐड कर रहे हैं और फिर उसका वेरियंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ये जैसे ये किया, ये देखें ये है ओरिजिनल वेरियंस ऑफ x, वेरियंस ऑफ x मतलब 8। अब सेकंड वाला क्या है, x प्लस 2 है ना, तो मैंने क्वेश्चन के अंदर x प्लस 5 लिया है, तो अब इसका वेरियंस क्या है, इसका वेरियंस भी 8 है। तो इसका मतलब है कि चेंज ऑफ ओरिजिन से ये इफेक्ट नहीं होता। अब ये प्रॉपर्टी यूज करके देख लेते हैं। चलें जी, यहाँ पे देखिएगा, ये मैं इसको ओपन करता हूँ, वेरियंस ऑफ x प्लस 5, तो वेरियंस x के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा और 5 पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो बेटे वेरियंस ऑफ 5 क्या होगा, मैंने कहा था कांस्टेंट वैल्यू का वेरियंस क्या होता है, 0 होता है। चलें जी, ये आ गया 0, और वेरियंस ऑफ x आपके पास क्या है 10, तो वापस आंसर क्या आ गया, कोई फर्क पड़ा, चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ा, नो, जो ओरिजिनल आंसर था वही वापस आ गया। तो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन। इसी तरह से बेटे ये दोनों प्रॉपर्टीज स्टैंडर्ड एविएशन के अंदर भी सेम है, तो इसको भी साथ साथ स्टडी कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये आ गया जी वेरियंस ऑफ, सॉरी, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0, और इसके बाद सेकंड क्या है जी, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x प्लस माइनस सी। तो बेटे जब इसको ओपन करेंगे तो ये भी इस तरह से कि स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ c, तो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ c 0 हो जाएगा, तो वापस आपके पास क्या बच जाएगा, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x बच जाएगा। अब इसके लिए भी एग्जाम्पल, तो यही वाली एग्जाम्पल है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है जी, वेरियंस की जगह पे स्टैंडर्ड एविएशन लिख दें और यहाँ पे स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x प्लस 5 कर दें, आंसर ओरिजिनल ही आ जाएगा वापस। क्लियर है जी, कोई इशू तो नहीं। इसमें देखें सिर्फ हम लोग क्या, इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या चीज़ सीख रहे हैं कि इस 5 का इफेक्ट कोई नहीं है। ये जो आपने हर एक वैल्यू के अंदर 5 ऐड किया है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये चेंज ऑफ ओरिजिन है। और आपने वहाँ पे भी की पॉइंट्स के अंदर भी ये पॉइंट लिखा हुआ है कि वेरियंस एंड स्टैंडर्ड एविएशन बोथ आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन। अच्छा जी, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो चेंज ऑफ स्केल की एक नंबर 3, वेरियंस ऑफ 3x, ये यहाँ पे मैं
ए एक्स लिख लूँ या सी एक्स लिख लें? सी एक्स लिख लें तो सी रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट वैल्यू को, ठीक है ना जी। वो यहाँ पे अब ये x के साथ कांस्टेंट वैल्यू आ रही तो ये कोफिशिएंट बन जाएगा। ये क्या है जी? ये x का कोफिशिएंट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर ये इस तरह से आएगा तो याद रखिएगा ये जो c इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब ये वेरिएंस से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? c स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c स्क्वायर। तो ये वेरिएंस किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा? x पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। वापस यहां पे देखिए एग्जाम्पल के साथ बेटे आपको समझ आएगी। ये देखें जरा कि इफ वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड वेरिएंस ऑफ 3x। अब आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी जी? वेरिएंस ऑफ 3x। यहां पे देखें ना, अभी हमने एक एग्जांपल की थी जो मैंने रेज कर दी, जहां पे मैंने चेंज ऑफ स्केल के अंदर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था। जरूरी नहीं आप 3 लिखें, आप 5 लिख लें, 7 लिख लें, 4 लिख लें, जो भी नंबर है। सिर्फ चेंज ऑफ स्केल क्या है कि आपने हर एक वैल्यू के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड कर देना है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या है जी? वेरिएंस ऑफ 3x। तो बेटे जब ये 3 बाहर आएगा तो 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो वेरिएंस किसके ऊपर अप्लाई होगा? x के ऊपर अप्लाई होगा। अब 3 का स्क्वायर हुआ तो क्या हो गया? तो वेरिएंस ऑफ x कितना है? तो बेटे इसका आंसर क्या आ गया? ओरिजिनल आंसर क्या है? 5 है, लेकिन अब ये चेंज ऑफ स्केल से क्या हो गया? आंसर चेंज हो गया और ये क्या बन गया? 45 बन गया, ठीक है जी। अब मैं आपको वो वाली एग्जांपल वापस याद करवाता हूँ। तो ये देखिएगा, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या देखा था? इधर इधर बच्चों, चले मैं वेरिएंस की बात कर लेता हूँ। वेरिएंस ऑफ x आपने क्या देखा था? 8 यही था ना जी वेरिएंस ऑफ x। आपने क्या किया था? जब आपने वेरिएंस ऑफ y किया था तो वो आपके पास आया था 72। ऐसे ही है, यही दोनों आंसर थे। अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल किया है। तो ये जब हमने ओरिजिनल डाटा से वेरिएंस निकाला था वो 8 था, और जब हमने उसमें चेंज ऑफ स्केल किया था तो वो क्या हो गया था? 72। चेंज ऑफ स्केल करते हुए हमने क्या किया था? ज़रा वापस देखें। ये आपके पास था वेरिएंस ऑफ y, ये मैं लिख देता हूँ वेरिएंस ऑफ y। तो ये आपके पास क्या था? ये था वेरिएंस ऑफ 3x। किसके इक्वल था? वेरिएंस ऑफ 3x। आपने हर वैल्यू को क्या किया था? 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही किया था। अब ये देखें, ये 3 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ x आपके पास क्या है? 8 है। यहाँ पे पुट कर दें तो ये आपके पास क्या है? 9। आंसर क्या आ गया? ठीक है जी। तो किस तरह से, हाँ जी, कौन सा बच्चे? ये वाला। अभी तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यही बता रहा हूँ। ये देखें ज़रा कि बेटे जब भी कोई x का कोफिशिएंट होगा, जब वो वेरिएंस से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये देखें ऊपर प्रॉपर्टी में मैंने यही लिखा है, यही चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन जब ये स्टैंडर्ड डेविएशन में बाहर आएगा तो इसका स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर ये यहाँ पे होता, ये है जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ cx। तो अब जब ये स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर आएगा तो c एज इट इज लिखा जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर नहीं होगा, आपको पता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं होता। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करें तो क्या होता है? वेरिएंस होता है। ओके जी। तो जब ये वेरिएंस से बाहर आएगा तो ये c का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जब ये स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर आएगा तो एज इट इज c लिखा जाएगा। क्लियर है जी। आप देखिएगा, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x is equal to 5, then find standard deviation of 3x। तो बेटे जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3x को ओपन करेंगे तो ये 3 एज इट इज लिखा जाएगा, 3 का स्क्वायर नहीं होगा। अगर ये वेरिएंस में आता तो इसका स्क्वायर होता। अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन में आया तो एज इट इज लिखा जाएगा और क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपके पास कितना है? तो 3 5 जा 15 आंसर। ओके। अब इसी तरह से बेटे इसकी डिवीजन वाली जो है वो की पॉइंट है, और वो किस तरह से देखिएगा। लास्ट वन,
तो ये आपके पास है जी, अगर ये आ जाए जी वेरिएंस ऑफ x ओवर c, यहां पे क्या था जी, c मल्टीप्लाई हो रहा था, ये भी चेंज ऑफ स्केल है, और अगर आप डिवाइड कर देंगे तो वो भी चेंज ऑफ स्केल है। ओके जी, अब ये जब c बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर c का स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा। इसी तरह से जब ये स्टैंडर्ड डेविएशन में आएगा तो ये आपके पास क्या है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ओवर a, x ओवर c, तो ये 1 ओवर c बाहर आ जाएगा और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x रह जाएगा। इसमें वेरिएंस में स्क्वायर होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है जी, ये थे जी 4 की पॉइंट। अब इनकी मदद से जो आपकी एग्जाम्पल नंबर 26 है वो सॉल्व होगी। ज़रा एग्जाम्पल नंबर 26 सॉल्व कीजिएगा अभी। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।